फ्रेंड नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों डिस्कस करेंगे सुदर्शन चक्र जो बुक आई है उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से जो कुमार गौरव सर की है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में इन्हीं सब प्रश्न जो हैं वो दी जाती है। तो इस वीडियो में हम पूरी राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है वो ख़त्म करेंगे और ये सुदर्शन चक्र बुक से ली गई है कुमार गौरव सर की। तो वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी लेकिन इसमें हम सारे प्रश्न को आपको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपना राय ज़रूर दें। तो आइए बिना समय गंवाए विषय को स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख हैं। कौन से? इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र से शासित प्रदेश के बारे में विवरण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 2 में अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताई गई है। वहीं अनुच्छेद 3 हम देखते हैं तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नामों में परिवर्तन का विषय दर्ज है। वहीं अनुच्छेद 13 देखते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। वही अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध को बताई गई है। वहीं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत है यानी छुआछूत का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कहा गया है और अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम के पहले आप इसे एक बार रिकॉल भी कर लें ताकि सारे आर्टिकल आपको मुझवाने याद हो जाए। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध है। वहीं अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के विषय में बताई गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाई के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षा संबंधी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में उल्लेख है। अगर हम अनुच्छेद 32 के बारे में गौर करें तो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 39 के क में पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और वहीं अनुच्छेद 39 के घ के तहत पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 40 जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है।
वहीं अनुच्छेद 43 के क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख के तहत सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है। और अनुच्छेद 44 जो कि इम्पोर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध है। वहीं अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में उल्लेख है। आगे चलते हैं और अनुच्छेद 49 के बारे में देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। वहीं अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विवृद्धि है। वहीं अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ये सभी अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। वहीं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहा गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख। आगे चलते हैं अनुच्छेद 61 के संबंध में। अनुच्छेद 61 में जो जिक्र है वो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख दर्ज की गई है। वहीं अनुच्छेद 66 की ओर गौर करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अगर अनुच्छेद 74 के बारे में बोलें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यवादी के बारे में उल्लेख है। जहाँ तक अनुच्छेद 77 का बात है तो भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, इसके बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रवासन और विघटन और अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में उल्लेख कहा गया है। चलिए चलते हैं और कुछ बची हुई आर्टिकल को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे ही बताई जा रही है ताकि चीज़ों को आप ज़्यादा रिकॉल कर पाएँ एग्जाम के दौरान। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा यथाशक्य शीघ्र और 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्यों को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा है। और अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति का प्रावधान के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 112 की ओर गौर करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 117 के बारे में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्राकृतिक करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उल्लेख है। वहीं अगर अनुच्छेद 124 के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख कहा गया और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछी जाती है।
अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है और वहीं 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उल्लेख है। वहीं अगर अनुच्छेद 148 के बारे में बात करें तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख कहा गया है और अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के राज्यपाल के बारे में उल्लेख दर्ज है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 156 के तहत जो हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ के बारे में उल्लेख है, यानी राज्यपाल की पदावधि के बारे में। और 157 में अर्हताएँ, 159 के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में जानकारी है। अनुच्छेद 61 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 165 के तहत राज्य की महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है और 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान के बारे में उल्लेख कहा गया है। वहीं चलते हैं 169 के संबंध में कि राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान है और अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में उल्लेख कहा गया है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर अनुमति है और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। और ये जीके जीएस के सुदर्शन चक्र बुक जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा तैयार किया गया है। अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश में राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 214 के बारे में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है। 215 में उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना होना है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का दोनों का सृजन करने के बारे में उल्लेख है। वहीं 243 में परिभाषा के बारे में, ग्राम पंचायत की परिभाषा। और 239 का भी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 के के तहत परिभाषाएं नगरपालिका के बारे में। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की संसद की शक्ति है। और कुछ देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों के लोक लेखे। 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में उल्लेख है और 279 में के में माल एवं सेवा का परिषद यानी जीएसटी के बारे में उल्लेख है। 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकारों के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। यह बीपीएससी के एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है क्वेश्चन 330 के बारे में। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 30 में लोकसभा में, याद रखिएगा, एससी एसटी के लिए। और अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में एससी एसटी के लिए। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 के में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 के में और 343 के तहत संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख कहा गया है।
और कुछ देखते हैं। अनुच्छेद बस अब थोड़ी सी रह गई है। जैसे अनुच्छेद 345 में राज्यों की राज्यभाषा या राज्य भाषाओं के बारे में, अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताई गई है, यह दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछी गई है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। वहीं अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और के बारे की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंध और 371 के क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 371 के ग में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। वहीं अनुच्छेद 371 के घ आंध्र प्रदेश राज्य एवं तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के अंगों में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 371 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 के झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आगे 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति और 393 में संक्षिप्त नाम और इस संबंध में संक्षिप्त भारत का संविधान। तो ये थे सिर्फ आर्टिकल। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में जो बराबर पूछी जाती है कि विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि विदेश से क्या क्या चीज़ लिया गया है। आप वीडियो में इतने देर रह गए तो पूरा वीडियो जरूर देखें, काफ़ी चीज़ आपको इसमें रिकॉल करने में मदद मिलेगी। आगे है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण करने में कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया था, आप इसे याद रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया, परमाधिकार लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया और द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में लिया गया। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करें तो मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में लिया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया। वहाँ जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन के बारे में लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता, समता व बंधुता के बारे में लिया गया। और कनाडा से सशक्त केंद्र, अर्ध संगठनात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो कनाडा देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो प्रस्तावना लिया गया और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का जो प्रक्रिया है और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन के बारे में शब्द लिए गए हैं। भारतीय संविधान की अब अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। और अनुसूची से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि अनुसूची से प्रश्न ना पूछते हो। अनुसूची में है कि भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो गई है। कितनी? 12 हो गई है। प्रथम अनुसूची में इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। वहीं अगर द्वितीय अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण इन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। अगर तृतीय अनुसूची के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्य क्षेत्र, 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में वेतन, पहले वेतन लेता है उसके बाद शपथ ग्रहण करता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एग्जाम में, पहले वेतन उसके बाद शपथ।
राज्यपाल व राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ, और मंत्री जो हैं वो पद व गोपनीयता की शपथ, और शेष सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। वहीं 4 में चौथी अनुसूची इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। 5वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारा यानी विषयों का बंटवारा, जिसके तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है। तो संघ सूची में संघ के द्वारा कानून बनाया जाता है। इस सूची के में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है और देश की रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि। राज्य सूची में इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि। और समवर्ती सूची में है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून ही मान्य होगा। दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन के विषय। 8वीं अनुसूची इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख का प्रावधान है। आगे देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी, 15वीं और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली। 9वीं अनुसूची क्या कहता है? इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख जो है इसी अनुसूची में है। केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि वह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लेख करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें दल बदल संबंधी विषयों का प्रावधान है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दल बदल पूर्णतः रोक लगाई गई है। और 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची इसके अंतर्गत नगरपालिका के 18 कार्यों का उल्लेख है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे हम कुछ भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके संबंध में भी क्वेश्चन रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे और राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री, लेखक थे और आंध्रा विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह गए हैं। आगे चलते हैं जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि 1967 से 1969 तक पदभार ग्रहण किए और कुछ विशेष पढ़ते हैं। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी प्रश्न पूछी जाती है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी जो मृत्यु हो गई थी तो उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हो गई थी तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के तहत ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। आगे वेंकटगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी के बारे में हम देखते हैं कि वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक थे और वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वहीं चलते हैं और देखते हैं वराहगिरी वेंकटगिरी के बारे में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक थे 1969 से 1969 तक, 20 जुलाई से 24 अगस्त तक। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे।
वहीं वेंकट गिरी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने और ये दूसरी बार वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, जो कि 1974 से 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने के पूर्व मंत्री थे। इनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश में चुने गए एकमात्र सांसद थे और ये 1977 को लोकसभा का अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई को। आगे चलते हैं कुछ और राष्ट्रपतियों के बारे में देखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक देश के राष्ट्रपति रहे और ज्ञानी जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और वर्ष 1980 में गृह मंत्री बने और जेबी जो हैं वो वीटो का प्रयोग किए थे। राधा स्वामी वेंकट रमन 1987 से 1992 तक देश के राष्ट्रपति रहे और वर्ष 1942 में वेंकट रमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे और जेल से छूटने के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे और इसके अलावा भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी देश के रह चुके हैं। आगे शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया। वहीं डॉक्टर KR नारायण 1997 से 2002 तक प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे और इन्हें विज्ञान और कानून के डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। आगे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2025 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने के मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला था, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत देश के राष्ट्रपति रही है और प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है, तो ये विशेष है। प्रणब मुखर्जी जो हैं वो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे और प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक देश के राष्ट्रपति रहे और राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 16वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अभी वर्तमान तक ये देश के राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं और झारखंड की राज्यपाल भी श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं रह चुकी हैं। आगे भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रम और सूची देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी 16 साल 286 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक काल के लिए और सबसे ज़्यादा निरंतर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री भी रहे। आगे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक जो थे वो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ग्रहण करने के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। आगे चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और 1965 के भारत में पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा दिया और ताशकंद में 10 जनवरी 1966 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। इन्होंने 1966 से 1966 यानी जनवरी से 11 जनवरी से 24 जनवरी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के और राष्ट्रपति राधा कृष्णन द्वारा इन्हें 2 बार प्रधानमंत्री पद से शपथ दिलाई गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही हैं और प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और पहली प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य थे।
मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना पड़ा और मुंबई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे और पूर्व उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी पुनः 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री पद पर रहते ही उनकी हत्या हो गई थी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक और प्रधानमंत्री बनने के पूर्व कभी भी किसी सरकारी पद पर कोई कार्य अनुभव नहीं है। बीपी सिंह 1989 से 90 पूर्व वित्त मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुभव उन्हें है। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी सरकारी पद पर कार्य करने का कोई अनुभव नहीं। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पूर्व में विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत में उदारीकरण की नीति लाने वाले प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी 16 में 1996 से 1 जून 1996 तक पूर्व में विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री रहे। HD देवगौड़ा 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री से पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य और कर्नाटक से थे। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 तक पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पुनः बने 1998 से 2004 तक। वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित। लोकसभा के एक मत के अंतर में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे थे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी व्यक्ति के क्रम के अनुसार में 15वें नंबर पे 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री के पद पे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग ने बहुत कुछ जाना कि कब से कब तक उनका कार्यकाल है। और जहाँ तक उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 13 मई 1952 से 12 मई 1952 तक राष्ट्रपति बने। उसके बाद से डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी बनी 1967 से 69 तक। गोपाल स्वरूप पाठक बने 1969 से 1974 तक। VD जत्ती बने 74 से 79 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने 79 से 84 तक। और R वेंकटरमन 84 से 87 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णकांत, ये सब देश के उपराष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 7 से 17 तक। M वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। ये सब देश के उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रमुख उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम में, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। यशवंत राव चौहान, चौधरी चरण सिंह उस टाइम में प्रधानमंत्री थे। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। आगे हम चलते हैं, संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन, और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वहीं 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ। यह संविधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया और इसके तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों में क, ख, ग वर्गीकरण समाप्त कर 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। वहीं 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में हुआ और इस संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में हुआ और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है और निर्वाचक मंडल अपूर्ण है और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। वहीं 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ और इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव पर भारत के संघ शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया था।
आगे चलते हैं 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। और 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत इस संविधान संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, यह संविधान गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। और अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 368 को संशोधित करके संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने की बाध्यता कर दी गई थी। आगे 25वां संविधान संशोधन 1971, और यह संविधान संशोधन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया। और 26वां संविधान संशोधन 1971 में इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त कर भूतपूर्व राजाओं को प्रिविपर्स तथा विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं कुछ और संविधान संशोधन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप एग्जाम से पहले इसे देख लें ताकि आपको पॉलिटी की एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे रिकॉल कर पाएँ। 27वां संविधान संशोधन 1971, और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के पूर्व राज्यों का पुनर्गठन कर 3 नए राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और 2 संघ राज्य क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेशों का गठन किया गया। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत इस संविधान संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 निश्चित की गया तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 2 में निरस्त कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची का स्थान दिया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 में, और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, 62 वर्ष किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी कही जाती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया और लोकसभा तथा विधानसभाओं में कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। आगे 44वां संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत जनता दल की सरकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पर पुनः 5 वर्ष की गई और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता को प्रदान किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। अतः राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती है बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। आगे इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं, जैसे 61वां संविधान संशोधन एग्जाम में पूछी जाती है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वहीं 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत और इस संविधान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तथा उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और उसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। वहीं 70वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। आप याद रख सकते हैं नमक लिख करके, नमक यानी 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी, इनको मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई। वहीं 73वां संविधान संशोधन 1992, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9
16 अनुच्छेद 243 के ए, 243 के ओ और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत के पंचायती राज की स्थापना को पाबंद किया गया। 74वां संविधान संशोधन पूछा जाता है और इस अधिनियम में संशोधन द्वारा प्रत्येक में भाग 9 के क अनुसूची 12 तथा 12 नए अनुच्छेद को जोड़े गए। वहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया और इसके लिए अनुच्छेद 21 क संविधान में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 तथा 51 क में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 क के तहत संशोधन द्वारा 11वीं मूल भाषा को इसमें जोड़ा गया। आगे चलते हैं 91वां संविधान संशोधन विधेयक 2003 और इस संविधान में संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल व्यवस्था जटिल किया गया और केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां 12 से कम नहीं हो सकती। और 97वां संविधान संशोधन 2011 इस संविधान संशोधन द्वारा 1981 से सहकारी समितियों को इसमें जोड़ा गया था। आगे देखते हैं 99वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, जो कि 2014 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया और 16 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS केहरर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 में बहुमत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल किया गया। आगे की देखते हैं 100वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2015 में हुआ था और इस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एन्क्लेव बस्तियां बांग्लादेश को प्राप्त हुई तथा बांग्लादेश के भारत से 51 एन्क्लेव भारत में शामिल किए गए। दोनों देशों के मध्य 162 बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। आगे देखते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 यानी GST के बारे में उल्लेख है। वस्तुएं एवं सेवाओं पर समान करारोपण के लिए लाए जाने वाले GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 122वें संविधान संशोधन विधेयक को 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा एवं 16 राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात इस संविधान संशोधन को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया गया और GST 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि GST कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन में GST। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 OBC के बारे में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति व आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक सदन के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 11 अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं EWS इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन 103वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खंड 6 अंतः स्थापित किया गया और यह 124वां संशोधन विधेयक है। आगे चलते हैं और संघ लोक सेवा की स्थापना कब हुई इसके बारे में देखते हैं और विभिन्न जो आयोग हैं उसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में देखते हैं। 2 संशोधन और रह गया, इसे भी हम देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अनुसूचित कर सकते हैं और यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम रखेगा। वहीं 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 इस अधिनियम द्वारा लोकसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं की कुल सीटों का 1/3 सीटों को 15
वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है और यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा की स्थापना जो हुआ वो 1926 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ ये 1950 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी, जिसकी जगह अब नीति आयोग ले लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम जो थे वो अध्यक्ष थे। वहीं राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ और केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ और बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई और श्री डीपी कोहली इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना 1992 ईस्वी में। मोहम्मद सरदार अली खां पहले अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। सुश्री जयंती पटनायक जो थे वो प्रथम इसके अध्यक्ष बनी थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में और श्री रंगनाथ मिश्र जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में और RN प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 ईस्वी में कुंवर सिंह प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में स्थापना हुआ। डॉक्टर सूरजभान जो थे प्रथम अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 ईस्वी में वजात हबीबुल्ला प्रथम अध्यक्ष। और नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनी, लेकिन काफ़ी लाभदायक आपके लिए वीडियो है। आने वाले किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सुदर्शन चक्र की जो बुक निकाली गई थी, इसमें से आपको पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। अगर अच्छी लगी होगी तो नई वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।